कानून की पहली सियासी परीक्षा बिहार में होगी, क्योंकि लगभग 6 महीने बाद यहां विधानसभा चुनाव होने हैं और आबादी के हिसाब से देश की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम जनसंख्या इसी राज्य में रहती है। बिहार की राजनीति 2 धड़ों में बटी है। एक तरफ वक्फ कानून 2025 के समर्थन में एनडीए है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है। दूसरी तरफ विरोध में कांग्रेस, आरजेडी, वामपंथी दल, एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज है। मुस्लिम वोटों की बिसात पर बिहार में शह और मात का खेल चल रहा है। हंगामा है, हलचल है, बवाल है, क्योंकि बिहार के लगभग 18% मुस्लिम वोटों का सवाल है। हम लोग सरकार बनाएंगे और सरकार बना के इसको लागू नहीं होने दिया। लगता है तेजस्वी जी की सरकार बनना है नहीं, और संसद से जो कानून पास होता है उसको पूरे देश में लागू होता है। तेजस्वी यादव गरीब पसमानदा मुसलमानों के विरोधी है। जनता उनके राजनीति के पन्नों को फाड़ फाड़ कर, चिथरा चिथरा कर फेंक दी है। अब कोई आधार नहीं बचा है तेजस्वी जी को जिस पर खड़ा होकर बिहार की राजनीति कर सके। जातियों की प्रयोगशाला कहे जाने वाले बिहार में मुस्लिम वोटों की अहमियत हमेशा से रही है, लेकिन मुस्लिम वोट यहाँ किसी एक दल की ताकत नहीं रहे, बल्कि थोड़े आरजेडी, थोड़े जेडीयू, थोड़े लोक जनशक्ति पार्टी, थोड़े हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और कांग्रेस के पास जाते रहे। अब सवाल ये है कि वक्फ संशोधन के बाद मुसलमान क्या सोच रहे हैं। ये बिल दस्तूर हिंद के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। देखिए, नीतीश कुमार से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ इस स्टैंड से है कि वो वक्फ बिल की हिमायत कर रहे हैं या मुखालफत कर रहे हैं। अगर हिमायत कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ हैं। अमेंडमेंट एक्ट जो लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ, उसके खिलाफ हमने सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन फाइल किया है और हमें ये सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है ये माननीय उच्च न्यायालय देश के मुसलमानों के हित में फैसला करेगी। लेकिन मैं जदयू में रहकर इस लड़ाई को, इस कानूनी लड़ाई ढंग से लड़ूंगा और मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कांग्रेस, आरजेडी और वैसी नीतीश कुमार पर सेक्युलरिज्म को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी भी छोड़ दी, फिर भी जेडीयू नए कानून के साथ मुस्तैदी से खड़ी है। तो क्या मुस्लिम वोटर्स नीतीश कुमार का साथ छोड़ देंगे या पसमानदा मुस्लिम जेडीयू के साथ बने रहेंगे? छोड़िए ना, नुकसान होगा क्या होगा ये तो हम देखेंगे। हम तो जनता के हक में काम करते हैं। नीतीश कुमार जी ने आज तक मुसलमानों के हक में जो काम किया, उदाहरण है कहीं देश में। तेजस्वी यादव जिनके सपने में भी मुख्यमंत्री का पद ही दिखता है और जिसकी संभावना तो कतई नहीं है, हम तो ये कहेंगे कि वो कांग्रेस के साथ लड़े या अकेले लड़े। बिहार के समस्त महागठबंधन को 18 सीटें भी नहीं मिलने वाली है, तो फिर उनकी नेता प्रतिपक्ष की ही कुर्सी सलामत नहीं है। लेकिन ये उन्हें भी समझना होगा कि ऐसी बातों का कोई औचित्य नहीं है। देश में केंद्रीय कानूनों को कोई राज्य सरकार नहीं लागू करे, ये संभव ही नहीं है। दूसरी तरफ आरजेडी खुलकर वक्फ कानून के खिलाफ है, तो क्या उसे पूरी तरह मुस्लिम वोट मिल जाने का भरोसा है? यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के 5 विधायक जीते थे। दरअसल बिहार में मुस्लिम वोटों का समीकरण बड़ा दिलचस्प है। 15 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश महागठबंधन का हिस्सा थे। तब महागठबंधन को 80% मुस्लिम वोट मिले। 2020 का विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ लड़ा तो मुस्लिम वोट जेडीयू को मिले सिर्फ 5%। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ नीतीश की पार्टी को सिर्फ 6% मुस्लिम वोट मिले, जबकि महागठबंधन को 80%।
वोटिंग का ये पैटर्न साफ संकेत देता है कि वक्फ संशोधन का विरोध करने पर भी बीजेपी के साथ होने के कारण जेडीयू को मुस्लिम वोट का कोई बड़ा फायदा नहीं होना था। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो बिहार के जातिगत सर्वे में मुसलमानों की आबादी 17.7% दर्ज हुई। इनमें से 73% पसमानदा मुसलमान हैं, जिनका राजनीति और वक्फ बोर्ड में नेतृत्व न के बराबर रहता है। नए कानून के बाद वक्फ बोर्ड में इनकी भूमिका बढ़ेगी तो ये नीतीश कुमार का नया वोट बैंक हो सकता है। संसद से पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 अब कानून बन चुका है, लेकिन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 1.5 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। चुनौती देने वालों में शामिल हैं कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान, मौलाना अरशद मदनी, डीएमके के ए राजा और आरजेडी के सांसद मनोज झा और फैयाज अहमद। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी याचिकाएं दायर की हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी इस कानून को चुनौती दी है। The bill is passed और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। संसद के दोनों सदनों से पास हुए इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई है। विपक्ष का आरोप है कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। ये पूरी तरह से संवैधानिक है और सही मायने में मानवीय यही है। मुसलमानों में 99% मुसलमानों के हित में है, 1% जरूर परेशान होंगे। वक्फ कानून को कोर्ट में चुनौती देने वालों की तरफ से दलील दी जा रही है कि ये कानून मुसलमानों को उनके धार्मिक मामलों में स्वायत्तता से वंचित करता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि 2025 के संशोधनों के प्रावधानों ने वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन पर मनमाने प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता कमजोर हो रही है। वक्फ तो दान है भाई। सरकार इस कानून को जरूरी बताते हुए इस बात पर जोर देती है कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं और गरीब मुसलमानों के लिए वरदान है। तर्क ये है कि ये संशोधन मुस्लिम समाज के 80% गरीब वर्ग को ताकत देगा। वक्फ की संपत्ति, इसका रख रखाव ठीक से हो रहा है नहीं। वक्फ का संचालन कानून के हिसाब से हो रहा है, निजी उपयोग के हिसाब से। वो पैसा गरीब मुसलमान के कल्याण के लिए करिए, तलाकशुदा महिलाओं के कल्याण के लिए करिए, जो अनाथ बच्चे हैं उसके कल्याण के लिए करिए। मानिए, और ये करने की जगह बेरोजगार मुसलमान युवाओं के लिए स्किलिंग का काम करिए। लाखों करोड़ों रुपए की भूमि मान्यवर और इनकम 126 करोड़ रुपया। वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। अब सवाल ये कि कोर्ट इसको किस आधार पर देख सकता है। कोर्ट किसी भी कानून की वैधता को 3 तय आधार पर परखता है। पहला, विधायिक क्षमता यानी कानून बनाने का अधिकार। दूसरा, संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन। और तीसरा, कानून का मनमाना या पक्षपाती होना। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगी।
केंद्र ने पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में एक कैविएट दायर कर दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए।